सर्वांना नमस्कार. मी डॉक्टर पी शेळके, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख म्हणून कृषी विज्ञान केंद्र हिंगोली येथे कार्यरत आहे. आज किसान आणि कृषी विज्ञान केंद्र हिंगोली यांच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यासाठी आणत आहोत गांधीजींचे आर्थिक विचार आणि जीवनदृष्टी या विषयावर माननीय श्री भरत महोदय, संचालक गांधी विचार परिषद वर्धा यांना. या कार्यक्रमामध्ये मी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी हिंगोली मतदारसंघाचे माजी खासदार ॲडव्होकेट शिवाजीराव माने साहेबांना सुद्धा आमंत्रित केलेलं आहे. ते या मालिकेचं उद्घाटन करतील. त्यानंतर भरत महोदय साहेबांचं व्याख्यान आपल्याला ऐकायचं आहे. ते विशेषतः हिंदीमध्ये असेल. भरत महोदय साहेब वर्धा येथील गांधी विचार परिषदेचे संचालक आहेत आणि यापूर्वी त्यांनी सेंटर ऑफ सायन्स फॉर व्हिलेजेस मध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे आणि गांधीजींच्या जीवनावर व्याख्यान देण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 2 ऑक्टोबर 2020 ला गांधीजींची 150वी जयंती आपण सर्वजण साजरे करणार आहोत. तर त्या दृष्टिकोनातून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांनी सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांना एक संदेश दिलेला आहे की एक 7 दिवस आधी गांधीजींचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आज भरत महोदय साहेबांना आणि उद्या CB जोसेफ साहेबांना आणणार आहोत. महोदय साहेबांचं भाषण हिंदीत असेल आणि इंग्रजी लोकांसाठी जे हिंदी समजत नाही तशा लोकांसाठी उद्या इंग्रजीमध्ये सुद्धा व्याख्यान असणार आहेत. दोघांचे विषय वेगळे आहेत. मी सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो की उद्या सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये 1 वाजता सामील व्हा. आणि आता या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माजी खासदार ॲडव्होकेट शिवाजीराव माने साहेब हे आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे आणि संत नामदेव सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालय, कृषी शिक्षणासाठी ॲग्रिकल्चर स्कूल, याशिवाय लहान मुलांसाठी कॉन्व्हेंट अशा अनेक उपक्रम चालत असतात. तर माने साहेबांना मी एवढंच विनंती करेल की आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करावं आणि त्या प्रसंगी आपल्या मनातील जे काही विचार असतील ते आमच्यापर्यंत पोहोचवावे. धन्यवाद. नमस्कार. माने सर, तुमचे व्हिडिओ ऑन करू शकाल? माने सर, व्हिडिओ ऑन नाही. हो, आता दिसतोय व्हिडिओ. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से, मेरे इंस्टीट्यूट की ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूं. आपके माध्यम से आपने जो प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया है महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, हमें बड़ी खुशी है और आज तक हम इस विचार को भूल नहीं पाए हैं और इन्हीं विचारों की आवश्यकता आज हमें पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे जग को महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रही है. मैं कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, नई दिल्ली को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर इस भारतवर्ष में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी ओर से जो महात्मा गांधी के विचार थे वो लोगों तक जाने के लिए 1 सप्ताह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है. महात्मा गांधी का वैसे तो उन्होंने स्वतंत्रता में उनका योगदान तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा ही है, मगर इसके बावजूद उन्होंने उनके जो 3 जीवन की जो खासियत है उनका बड़ा योगदान अहिंसा में था. उनका अहिंसा में बड़ा विश्वास था. जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पुरस्कार किया, मगर
दुर्भाग्य उनका ये रहा कि जिस शख्स ने अहिंसा को अपने जीवन में अपनाया था, उसका अंत उसकी हत्या में हो गया है। यह हमें बहुत ही खेदजनक होता है। महात्मा गांधी ने इस जग भर से जो भेदभाव था, चाहे वो स्त्री पुरुष में हो, चाहे वो दलित स्वर्ण में हो, सभी को मिटाने का उन्होंने अपनी ओर से अपने जीवन में पूरा प्रयास उन्होंने किया है। और बापूजी का स्मरण करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता जो दी है वो महिला सबलीकरण के लिए दी थी। महिला और पुरुष दोनों में वो कभी उन्होंने कोई भेदभाव उन्होंने माना नहीं, और इक्वल आने के लिए उन्होंने अपनी ओर से जीवन में जो संघर्ष किया है, महिलाओं को पुरुषों के बराबरी जो दर्जा देने का प्रयास उन्होंने अपने जीवन में किया है। और आज जो महिलाएं इस भारतवर्ष में जो बढ़ी है, मुझे लगता है वह हमें महात्मा गांधी की बदौलत है। उनके विचारों की प्रेरणा से ही यह चमत्कार पूरे भारतवर्ष में हुआ है, महिलाओं का सबलीकरण इस देश में हुआ है। दूसरा प्राधान्य जो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में दिया है, बापूजी ने दिया, वो स्वच्छता को बढ़ावा देने, स्वच्छता के जीवन का एक अविभाज्य अंग था। वो जो है जहां पर भी रहे, चाहे वो देश में हो चाहे परदेश गए हो, उन्होंने स्वच्छता का महत्व दिया है। और मुझे लगता है कि आज इन्हीं विचारों की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आज हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, महामारी से लड़ रहा है। और इस महामारी को अगर हराना है तो स्वच्छता एक अहम महत्वपूर्ण घटक इस महामारी के बीच हमें सहयोग दे सकता है। वह एक अच्छा उपाय इस कोरोना में हो सकता है। और जो हमें यहाँ ग्रामीण और शहरों में इनके बारे में जो महात्मा गांधी के विचार थे, वो हमेशा कहते थे कि हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, वे कहते थे कि देहात की ओर चलो, खेड़ाच्या कडे चला। ये जो संदेश है वो महात्मा गांधी ने हमेशा हम लोगों को दिया है। और मुझे आज लगता है कि आज इन्हीं विचारों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जब तक हम ग्रामीण विकास नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस देश का विकास हो सकेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास का नारा जो महात्मा जी ने लगाया था, आज वही नारा लेकर मोदी जी चल रहे हैं। और उसी का मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके आत्मनिर्भर भारत, यह जो कल्पना उन्होंने अपनाई है, शायद यह उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर मोदी जी हमारे जो पंतप्रधान है भारत के, उन्होंने ली है। और हमें जैसे स्वयंपूर्ण बनाने की विचार महात्मा गांधी ने खेड़ों में रखी थी, उसी तरह आज भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब तक यहाँ का एक एक गांव, एक एक शहर यहाँ का आत्मनिर्भर बनेगा, तो ही यह देश आत्मनिर्भर बनेगा। यही कल्पना उसकी मुझे लगता है महात्मा गांधी के विचारों की यह देन है। ऐसे नहीं अनेक क्षेत्र में मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी ने उन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। आज जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्होंने पहला प्राधान्य अपने जीवन में जो दिया था। और जब तक हम देखते हैं अभी हमारे इकोनॉमी में खाली जीडीपी में 4% जीडीपी यह हमारे एग्रीकल्चर से आती है, वो बहुत ही कम है। अगर इस देश को सुदृढ़ बनाना है, जीडीपी को अगर मजबूत बना के रखना है, तो जब तक हम तुम्हारे एग्रीकल्चर की जीडीपी नहीं बढ़ा पाएंगे, इस देश में कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए और वो दिन मुझे लगता है अब आज आ गए हैं। और जो नीतियां माननीय
मोदी जी ने बनाई है, वो मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जो कल परसों उन्होंने एक कोरोना से लेके आज तक जो भी उन्होंने घोषणाएं की है ग्रामीण उन्नति की, वो इसी की प्रेरणा लेकर बनाई है। और हम महात्मा गांधी के विचारों पे हमेशा चलते रहेंगे। यही संदेश मैं देते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, मेरा सहयोग इसमें आपने उचित समझा। धन्यवाद। धन्यवाद सर. आपण अतिशय संक्षिप्तपणे घडीला ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासासाठी कसे लागू पडतील याचा समन्वय साधून एक चांगला संदेश आमच्या ग्रामीण शेतकऱ्यांना दिलेला आहे. आम्हालाही असंच वाटलं की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आज गांधीजींचे विचार त्याचं मंथन करून त्यापैकी काही गोष्टी करण्यासारख्या ज्या असतील त्या आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक संपन्नता आणण्यासाठी कामात येतील. त्या दृष्टीनेच माननीय भरत महोदय जे संचालक आहेत गांधी विचार परिषद वर्धा इथे, त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि हा विषय निवडला की गांधीजींचे आर्थिक विचार काय होते आणि जीवनदृष्टी बद्दल सुद्धा आपल्याला ते मार्गदर्शन करणारच आहेत. परंतु गांधीजींचे आर्थिक विचार आजच्या घडीला शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कशा प्रकारे कामात घेता येतील यावर जर प्रकाश टाकला तर मला असं वाटते सर्व शेतकऱ्यांना आणि आम्हा सर्व शास्त्रज्ञांना सुद्धा त्याचा उपयोग होईल. त्या दृष्टीने मी आता पाचारण करतोय माननीय श्री भरत महोदय, संचालक गांधी विचार परिषद वर्धा यांना. माननीय भरत महोदय सर. ठीक है. सभी को नमस्कार. माजी खासदार आदरणीय माने साहब को भी हमने सबने सुना, उन्हें भी मेरा विशेष प्रणाम. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज, मेरे विचार जो मैं प्रस्तुत करूंगा ये मेरे किसान भाइयों तक भी पहुंचे, क्योंकि सारा कार्यक्रम, सारा आयोजन श्री शेळके जी ने, नीलक्षा जी ने उन लोगों को फोकस करके ही किया है और जो पूरे भारतवर्ष का फोकस है. एक जगह गांधी जी ने लिखा था कि आपको शहर वाला भारत या गांव वाला भारत, इन दो में से एक को चुन लेना चाहिए. यदि आप गांव वाला भारत चुनते हैं तो एक एक कार्यकर्ता को भारत के एक एक गांव में जाकर आजीवन बस जाना चाहिए. भारत की अर्थव्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था हो, उसमें गांवों का विशेष स्थान है. इस अर्थ में यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैं मेरी प्रस्तुति इस प्रकार से रखने की सोच रहा हूं कि लगभग 45 मिनट मैं बोलूंगा, बात करूंगा और 15 मिनट यदि कोई प्रश्न होंगे सुबुद्ध ऑडियंस की तरफ से तो उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा, जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी शक्ति है उसके अनुसार. आज का जो आयोजन है उसका विषय हम लोगों ने शेळके जी के साथ मिलकर के तय किया. शुरुआत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐसा प्रस्ताव आया था, पर मैंने उसमें थोड़ा फेरबदल किया. पहले गांधी जी की जीवन दृष्टि और फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ आर्थिक विचार, गांधी के आर्थिक विचार.
ये यूं ही किया गया बदल नहीं है। गांधी जी के आर्थिक विचार हों, सामाजिक विचार हों, शैक्षिक विचार हों, धार्मिक विचार हों, राजनीतिक विचार हों, उसके थोड़ा पहले गांधी जी को समग्र रूप से समझे बिना उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। कोई भी एक हिस्सा या कोई भी एक टुकड़ा अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए उठा लिया जाए और उससे उसका अध्ययन किया जाए, ये ठीक है। लेकिन वैसा करते समय यदि उनकी समग्रता, उनकी जीवन दृष्टि जो मैंने कहा है, जो विषय में भी हमने रखा है, उसको समझे बिना आगे बढ़ना कभी कभी गुमराह भी कर देता है, बातें समझ भी नहीं आती। क्योंकि ये व्यक्ति जिसको कि विश्व ने मैन ऑफ द मिलेनियम माना है, अपनी एक दृष्टि रखता था हर विषय के बारे में। जीवन को जो स्पर्श करते हैं, ऐसे किसी भी विषय को उन्होंने छुआ नहीं, ऐसा नहीं है। इस लिहाज से देखें तो वे लगभग स्मृतिकारों की श्रेणी में आते हैं। हर विषय को उन्होंने छुआ है और बड़े निर्भीक रूप से, बहुत सादगीपूर्ण ढंग से उसको हम सबके सामने लिखकर या बोलकर रखा है। दांतों को ब्रश कैसे किया जाए यहां से लेकर तो जीवन का, मनुष्य का ध्येय क्या हो, आत्मा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, इत्यादि विषयों तक सभी विषयों को उन्होंने अपने वक्तव्यों के द्वारा, लेखन के द्वारा समेट लिया है। इसलिए जीवन दृष्टि समझ लेना गांधी की बहुत आवश्यक है। वो व्यक्ति कौन था? लगभग सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर इसी रूप में देते हैं कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अन्य लोगों के अलावा इनका भी एक अपना स्थान था। एक राजनीतिक पुरुष के रूप में जाने अनजाने हम उनको प्रस्तुत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ लेने की है कि क्या वे राजनीतिक पुरुष थे। ये उन्हीं से क्यों ना पूछा जाए कि आप कौन हैं। किसी भी व्यक्ति से हम जब मिलते हैं तो पहला प्रश्न, अगर वो अपरिचित है, तो यही होता है, आप कौन हैं। तो गांधी के शब्दों में ही मैं इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आरंभ में ही रखना चाहूंगा, ताकि आगे का अपना मार्ग, हमारी जो ये बातचीत हो रही है, ये सुकर हो जाए। वे कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं कोट कर रहा हूं, मैं केवल सत्य का शोधक हूं। मेरा दावा है कि मुझे सत्य का रास्ता मिल गया है। मेरा दावा है कि मैं सत्य को पाने का सतत प्रयत्न कर रहा हूं। ये अपने बारे में वो कहते हैं। इसी में आगे चल करके वे कहते हैं, वो भी रखना चाहूंगा मैं, मेरा लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, दो चार वाक्य उन्हीं के, इसी के आगे जो है लिखना आपको बताना चाहूंगा। वे कहते हैं, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी तक वह मिला नहीं है। सत्य को पूरी तरह प्राप्त कर लेना अपने को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, अर्थात संपूर्ण हो जाना। गांधी जी की आत्मकथा जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो जानते हैं कि उसके प्रस्तावना वाले भाग में उन्होंने इसी को दूसरे शब्दों में कहा है। प्राप्त कर लेने वाली बात है, इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है कि पिछले कई दशकों से मैं जो करना चाहता हूं वो है आत्म साक्षात्कार, टू सी गॉड फेस टू फेस, भगवान को पा लेना। और भगवान या ईश्वर उनके लिए कौन था, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया आगे चलकर कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है,
इसको थोड़ा उन्होंने आगे चल करके बदला और कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। उसको देखना, ईश्वर को पाना, उसका साक्षात्कार करना, ये जीवन का ध्येय था, न कि भारत की स्वतंत्रता का एक नेता के रूप में नेतृत्व करना। किसी इंटरव्यू में उनको पूछा गया था कि यदि भारत की स्वतंत्रता और ईश्वर प्राप्ति की जो संकल्पना है, उसमें से किसी एक को चुनना पड़े आपको, तो आपका चुनाव क्या होगा? उन्होंने बिल्कुल निसंकोच और एक क्षण की देरी न करते हुए भी यही कहा कि ईश्वर को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना। इस प्रकार की बातों को मैं ऊपर तरजीह दूंगा। शब्द उनके कुछ और रहे होंगे, मैं शब्दशः कोट नहीं कर रहा हूं। तो ये आदमी राजनीतिक नहीं था, ये पुरुष आध्यात्मिक था। और फिर से वही प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक विश्व की मेरी गतिविधियां तो सबको पता है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक गतिविधियां तो केवल मुझे ही पता है, और वे मैं लिखना चाहता हूं, इसलिए आत्मकथा लिख रहा हूं। मेरा नाम हो, लोग मुझे संत महात्मा कहें, इसके लिए नहीं। मेरे अंदर जो घटित हुआ, आध्यात्मिक घटनाएं घटी, उनको मैं रखना चाहता हूं। और मित्रों, कोई भी घटना घटित होती है, आंतरिक हो या बाह्य हो, वो बगैर फल दिए जाती नहीं। बाह्य रूप से फल आपको और मुझे न दिखे, लेकिन घटना घटित हुई कि उसका फल मिलना ही है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। मानसिक कृत्य होगा तो भी वो घटना घटने के बाद में उसका भी फल निश्चित रूप से है। कुरान में मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक प्रसंग पर ऐसा लिखा है, यदि आप मानसिक रूप से व्यभिचार करते हैं तो आप व्यभिचार कर चुके। बाह्य रूप से भली कोई आपको वैसा करते हुए न दिखाई दे तो मानसिक क्रियाएं, मानसिक जगत, अंदर का जगत, ये बाहर के जगत से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल। गांधी जी के जीवन के ऊपर दृष्टिपात करने से हमको इस सत्य की प्रतीति होती है, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर, आत्मा, या उसके पहले मन और फिर आत्मा, चेतना जिसे कह लीजिए चाहे तो, इसका एक व्यवस्थित और बढ़ते हुए क्रम में जो सम्मिश्रण है, बढ़ते हुए क्रम में, कृपया ध्यान दें, वो व्यक्ति होता है। और उसमें से क्या व्यक्त होता है? ईश्वरीय चेतना। ज्यों ज्यों वो शुद्ध होता जाता है, परिष्कृत होता जाता है, त्यों त्यों उसकी कीमत बढ़ते जाती है, उसका प्रभाव बढ़ते जाता है, उसके शब्दों में बल बढ़ते जाता है, उसकी कृतियों में प्रकाश और हीट दोनों उसमें से निकलती। शब्दों में ताकत कहां से आती है? शब्दों में ताकत उस व्यक्ति के तपस्या पूर्ण जीवन में से निकलती। एक ही शब्द एक व्यक्ति कहे तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता, ये हमारे अनुभव की बात है। और वही शब्द किसी तपस्वी पुरुष जो शुद्ध हो चुका है या शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, वो कहे तो हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम मानने को बाध्य हो जाते हैं। हम प्रश्नोत्तर नहीं करने लग जाते, हम उसको मानने लगते हैं। मानने के लिए एक प्रकार से कहें, समर्पण कर देते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर के व्यक्ति बनता है, और जिसको अपने आत्म कल्याण की, निश्रेयस की इच्छा होती है जागृत, वो अपनी शुद्धिकरण के
मार्ग पर बढ़ते जाता है। उसके जीवन का मंत्र होता है प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। और इस क्रम में कई चीजों को वो छोड़ता भी जाता है और कई चीजों को अपनाते भी जाता है। ये गांधी जी की जीवन दृष्टि के संदर्भ में मैं आपके सामने नम्रता पूर्वक रख रहा हूं। इस व्यक्ति ने अपने आप को बनाया। कई महापुरुष अभी अभी के काल में और पुरातन काल में हुए, लेकिन एक साधारण पुरुष से, साधारण व्यक्ति से महात्मा के स्तर पर जाकर पहुंचने वाला मेरी जानकारी में अभी के इतिहास में ही अकेला ज्योग्राफी में भी बहुत है। लेकिन इनका एक परिवार है, हमारा एक ब्लड रिलेशन वाला परिवार होता है, वो कोई बहुत ज्यादा अर्थ वाला होता है ऐसा नहीं, लेकिन जो मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर ऐसे लोग होते हैं, उनका परिवार ऐसा परिवार होता है जिसको कि अगर हम ठीक ढंग से अपना परसेप्शन डेवलप करें तो ही देख पाते हैं। सोक्रेटिस से लेकर तो प्लेटो, कन्फ्यूशियस, महावीर स्वामी, ताओ, गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये सब एक परिवार है। और इनकी सभी की जीवन दृष्टि में अद्भुत साम्य दिखाई देता है। इतने अंतराल में ये लोग आए और गए, पर इनकी दृष्टि में बड़ा अद्भुत साम्य हमको नजर आता है। इनके जो टीचिंग्स हैं, इनके जो सीख है इनकी, उनमें अलग अलग समय पर अलग अलग सीखों पर बल देते हुए जरूर दिखाई देंगे, पर कुल मिलाकर, क्योंकि वो युगानुकूल होता है, जिस युग में जिस चीज की भूख होती है उसके अनुसार उस पर वो बल दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो सीख है उसमें साम्य दिखाई देगा, उसमें विरोधाभास तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। मेथोडोलॉजी में जरूर फर्क होता है, क्योंकि वो मान के अनुसार उसको वो लोग ढाल लेते हैं। तो गांधी जी की जीवन दृष्टि आध्यात्मिक बैठक वाले पुरुष की दृष्टि है, और उसमें उनको अगर समझना हो, उनकी कृतियों को समझना हो, तो कुछ बातों को अपने मस्तिष्क में बहुत दृढ़ता पूर्वक जमा लेने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ आपके सामने मैं रखूंगा। ये ऐसा व्यक्ति था जो प्रतिक्षण विकसित हो रहा था, प्रतिक्षण। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी कब्र में से भी आवाज दूंगा। विकास मृत्यु के बाद में रुकता नहीं, और ये बात सच है गांधी के बारे में। आज वे हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और केवल यहाँ भारत में नहीं चर्चा कर रहे, बल्कि पूरे विश्व में शायद कोई दूसरा ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा गांधी जैसा, जिसके के बारे में इतना व्यापक रूप से जिसकी चर्चा हो रही हो और गहराई से जिसके बारे में चिंतन चल रहा है। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक फिनोमिना है। विनोबा के शब्दों में अगर कहें तो वे पुरानी संस्कृति के, हमारी भारतीय संस्कृति के फल थे और आगामी संस्कृति के बीज थे। ऐसे संधि स्थल पर वे खड़े हुए हमें दिखाई देते। उनका जो अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो एक बीज है। वो कब
कैसे कैसे विकसित होता जाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उसका बीज वो देकर गए। तो ये प्रतिक्षण विकसित होने वाला व्यक्तित्व था। उनके बारे में एक और बात ध्यान में रखनी होगी जो उन्होंने खुद भी कही है कि जीवित जागृत अवस्था का एक भी क्षण ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता जिसमें कि मुझे भान न हो कि ईश्वर मुझे देख रहा है। प्रति क्षण ईश्वर मुझे देख रहा है, इस बात का भान न हो, ऐसा एक क्षण भी जाता नहीं। मित्रों, किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा है कि when you begin to live life looking for God that is all around you, every moment becomes a prayer. हर क्षण प्रार्थना में बन जाता है, प्रार्थना में बन जाता है जब आप अपने आसपास में व्याप्त ईश्वर है इसका आपको भान हो जाता है। तो गांधी का जीवन प्रार्थना में था, और जो ईश्वर के समक्ष खड़ा होगा उसमें नम्रता तो अपने आप आनी ही है। फिर से मैं आपका ध्यान प्रस्तावना, आत्मकथा की प्रस्तावना पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसी में उन्होंने लिखा है कि रजकण को तो संसार कुचलता है, लेकिन मैं इतना नम्र बन जाऊं कि रजकण भी मुझे कुचल सके। और यही भावना उन्होंने आत्मकथा के अंतिम पृष्ठ पर भी व्यक्त की कि मैं शून्य बन जाऊं। शून्य बनने की उनकी साधना थी। अहंकार का क्षय करते 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 किस प्रकार आत्मा का उदय होता जाएगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा बदलता जाएगा, ये गांधी के जीवन में हमको देखने को मिलता है। मित्रों, गांधी का जीवन एक और बात का बड़ा जबरदस्त प्रमाण है, और वह है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म, अब तक हम लोग ये समझते हैं कि एक काया छोड़ करके जब एक शरीर नष्ट हो जाता है तब उसके बाद में जब नया कोई शरीर धारण करता है तो पुनर्जन्म की बात होती है। इसके ऊपर शोध भी हो रहे हैं, लाइफ आफ्टर डेथ, इस टाइटल के अंतर्गत वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जो अपने 79 इयर्स के एग्जिस्टेंस में कई जन्म एक ही शरीर को रहते हुए ले चुका। उनके जीवन के अलग अलग भागों का अगर हम अध्ययन करें, सरसरी तौर पर भी नजर डालें, तो पता लगेगा कि ये 10 साल पहले जो आदमी था ये वो आदमी नहीं है, ये नया है, कुछ और है, ये कहीं दूसरा तो नहीं है, ऐसी शंका भी आ सकती है। उनके लिबास को ही लें, जब वे पढ़ने गए थे तब वहां का लिबास देख लीजिए, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का लिबास देख लीजिए। 1915 में जब वे भारत आए तो समय का उनका काठियावाड़ी लिबास देखिए। ऐसा करते करते जब वे सेवाग्राम आश्रम में आए या उसके पहले भी, उनका जो बाना है, उनका शरीर पर जो कपड़ा है वो एक फकीर का है। चर्चिल ने तो उन्हें कहा भी, हाफ नेकेड फकीर। और जब वे गोलमेज परिषद में भाग लेने गए, विषयांतर थोड़ा होगा लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा, उस समय उन्हें वहां पर किसी ने कहा, चर्चिल ने भी ये कहा कि इस अधनंगे फकीर को क्यों हमारा राजा समझ ले रहा है, क्यों मिलना चाहता है। Someone replied that because he is a man whom wealth cannot purchase, he is a man whom guns cannot frighten, and he is a man whom women cannot seduce. एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बंदूक से डराया नहीं जा सकता, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और स्वर्ग की अप्सरा भेज करके लुभाया नहीं जा सकता। इसलिए सारी ब्रिटिश एम्पायर की जो ताकत है, इन्हीं तीन में तो स्टेट की ताकत होती है अधिकतर।
इसलिए ब्रिटिश एम्पायर की सारी ताकत हतबल है। थोड़ा विषयांतर हुआ गांधी जी की जीवन दृष्टि आपके सामने रखने के प्रयास में। गांधी को और भी समझना हो तो एक दो बातें और हमको रखनी पड़ेगी हमारे आंखों के सामने कि उनकी ईश्वर में अचल निष्ठा थी। इसने पूछा कि ये ईश्वर में आपकी निष्ठा, ये सामने जो वृक्ष है क्या इसमें ईश्वर है? ये ईश्वर, ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है इसका अस्तित्व है? क्या मानते हैं आप, ईश्वर का अस्तित्व है? तो रिप्लाई मिला, उत्तर मिला कि ये सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा ये है कि नहीं, ये एक बार संदिग्ध हो सकता है, पर ईश्वर की उपस्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं। इतनी अचल निष्ठा ईश्वर के प्रति उनमें थी। और ईश्वर कहाँ रहता है इसकी भी स्पष्टता अगर हम उनका निरीक्षण करें कि आखिर ईश्वर क्या है, कहाँ है ईश्वर, कहाँ देखने जाए, तो 3 जगह हमको ईश्वर को देखने का अभ्यास करना चाहिए। जो है हमको अपना जो परसेप्शन है उस पर से पर्दा उठाने की जरूरत है। सबसे नजदीक तो ईश्वर है जो हमारे अंदर है। हर भले बुरे अवसर पर उसकी उपस्थिति हम लोग महसूस करते हैं। भला काम करते हैं तो वो कहता है कि शाबाश, और बुरा काम करते हैं तो कहता है कि बेटा ये क्या है। ये बाहर बैठे हुए आदमी को बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन ये होता है। ये आपकी और मेरी सबकी अनुभूति है, सबकी अनुभूति। विनोबा ने एक किताब लिखी है, गांधी जैसा देखा समझा विनोबा ने। उस समय गांधी जी के पास जब वे गए साबरमती आश्रम में, उसका उन्होंने थोड़ा ऊहापोह किया है और उन्होंने लिखा कि मैं गांधी के पास टिक गया। एक कारण, मुख्य कारण उसमें से ये था कि मैंने उनके अंदर अंतर बाह्य एकता देखी। जो अंदर है वही बाहर, और जो बाहर है वही अंदर। तो एक तो ईश्वर हमारे हृदय में है, अंतःकरण में है। दूसरा, उन्होंने ईश्वर को देखा समाज में, और इस कारण उसकी सेवा करने का व्रत भी उन्होंने लिया। समाज में जो कुछ दिखाई देता है वो सारा ईश्वर में है। अंतर बाहर ही राम राम, राम की जो स्तुति करने वाला एक भजन है उसमें कहा है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ राम है, जहां देखो वहां राम है। तो समाज में दूसरी जगह, और तीसरी जगह प्रकृति में। इसलिए प्रकृति के प्रति भी, हालांकि उस समय पर्यावरण वगैरह ये सारे शब्द नहीं थे, लेकिन प्रकृति में उपस्थित ईश्वर की आराधना गांधी के दृष्टि से कैसे ओझल हो सकती है, उसके भी अनेक उदाहरण इधर उधर यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। इस प्रकार जो ईश्वर की प्रतीति उनको हुई, उसकी सेवा करना एकमात्र मेरे जीवन का ध्येय हो सकता है। इस निष्कर्ष पर वे पहुंचे। क्यों? क्योंकि मालिक तक पहुंचना है तो उसके द्वारपाल के मार्फत, उसके द्वार पर जो भी होगा वहां से ही पहुंचा जाएगा। तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, ईश्वर की सेवा का मार्ग दरिद्र नारायण की सेवा के मार्फत ही होगा। दरिद्र नारायण शब्द स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ है, जिसे गांधी ने उठा लिया और अपने जीवन की लगभग तमाम गतिविधियां इस दरिद्र नारायण की सेवा के इर्द गिर्द होती रही। इसलिए आगे की बात आपके सामने रखता हूं कि गांधी को समझना हो, गांधी इस दृष्टि को समझना हो, तो एक और बात समझ लीजिए कि उनके विचार मनुष्य केंद्रित थे। मनुष्य को सेंटर में रखा उन्होंने। 2 धुरियां हैं, 2 एक्सिस हैं, जिसके इर्द गिर्द सारा गांधी विचार घूमता है। एक तो है अहिंसा और सत्य, कोई शक नहीं इसमें, और दूसरा मनुष्य, एक दरिद्र मनुष्य, दीनहीन, दुखी, शोषित मनुष्य।
जिसके बारे में पास्कल ने भी कहा है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारा धर्म क्या है, मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे विचार क्या हैं, मुझे केवल ये बताओ कि तुम्हारा कष्ट क्या है, ताकि मैं उसे दूर करने में कुछ मदद कर सकूं, कुछ मददगार हो सकूं। उनका पैमाना मनुष्य है और कुछ नहीं, पैसा तो बिल्कुल नहीं। पास्कल जैसे लोगों ने भी वही बात कही जिसको कि गांधी ने, टॉलस्टॉय ने और बाकी लोगों ने अलग अलग ढंग से हमारे समय अलग अलग हमारे सामने प्रस्तुत। मनुष्य की और मशीन की लड़ाई के बारे में गांधी को बहुत ज्यादा कोट किया जाता है। गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उस पर मैं थोड़ा आने की कोशिश करूंगा। गांधी के जो आर्थिक विचार हैं उन विचारों को भी देखिए, वो कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। अर्थशास्त्री के रूप में जो परिभाषा दी जाती है, और अर्थशास्त्र का इतिहास 300 साढ़े 300 वर्षों से पुराना नहीं है और अभी तक उसकी कोई व्यवस्थित व्याख्या परिभाषा हुई हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद भी अर्थशास्त्री नहीं हूँ और जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, गांधी भी अर्थशास्त्री नहीं थे। लेकिन जिस व्यक्ति की जीवन के बारे में कुछ धारणा होती है, जिस व्यक्ति की समझ जीवन के बारे में कुछ रूट्स जमा कर चुकी है, उसका अपना खुद का राजनीतिक विचार भी होगा, आर्थिक विचार भी होगा, धार्मिक विचार भी होगा, सामाजिक विचार भी होगा। लेकिन उसकी बैठक उसकी उस जीवन दृष्टि में से ही प्रस्फुटित होगी, निसंदिग्ध है। और वो बैठक थी सत्य और अहिंसा की। तो सत्य और अहिंसा पर जिस व्यक्ति ने चलने का प्रण कर लिया हो, उसके अर्थ विचार कैसे होंगे? वे भी अहिंसा के ऊपर ही आधारित हैं। किसी विचार को अगर जांचना है हमें, ये गांधी के विचार के अनुसार है कि नहीं है, तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या ये अहिंसक विचार है। यदि है तो गांधी भले आज व्यक्ति रूप में प्रस्तुत न हो, हम कह सकते हैं बहुत सुरक्षित रूप से कि हाँ, ये विचार, ये सामाजिक विचार है, आर्थिक विचार है, जो भी है, ये गांधी का अप्रूवल है इनको। तो गांधी के आर्थिक विचार उनके अहिंसा के विचारों में से ही प्रस्फुटित हुआ है। और उसमें ये जो झगड़ा एक प्रस्तुत किया जाता है कि वे मशीन के खिलाफ थे, उसका उन्होंने इनके बोस नाम के एक विद्वान थे, उनके साथ वार्तालाप शब्दशः छपा है, किताबों में उपलब्ध है, उसमें कर दिया उन्होंने कहा है कि मैं कैसे मशीनों के खिलाफ हो सकता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि ये शरीर भी एक मशीन है और ये जो मेरा चरखा है ये भी एक मशीन है। और उन्होंने उस बात को स्पष्ट कर दिया बहुत वंस एंड फाइनली कि जो मशीन मनुष्य को हाशिए पर ढकेलते ढकेलते जीवन के दायरे से बाहर पुश करके उसको मरने के लिए विवश कर दे, ऐसी सभी मशीनों के खिलाफ मैं पूरी ताकत से खड़ा हूं। ये था उनका, गांधी जी का, मशीनों के बारे में विचार। किसी के कष्ट अगर कम हो रहे हैं तो उस मशीन का उन्होंने, उदाहरण के तौर पर सिंगर की सिलाई मशीन का उन्होंने स्वागत किया। लेकिन जो मनुष्य को रिप्लेस करे, किसी ऑफिस में काम करने वाले या किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले 1000 मनुष्यों की जगह पर एक कंप्यूटर और उसको सुपरवाइज करने के लिए एक व्यक्ति हो, उसका गांधी जैसा व्यक्ति बिल्कुल पूरे जान से, प्राणपण से विरोध करेगा। तो मशीन के बारे में उनका विरोध नहीं था, मशीन के पीछे पागलपन के बारे में उनका विरोध। मशीन के पीछे जो पागलपन है उसके बारे में उनका था। ये बहुत संक्षिप्त में, आपके समय अभाव के कारण इसको अधिक विस्तृत करने का यहाँ पर समय नहीं है, उपलब्ध नहीं है। गांधी जी के विचार, एक और प्रासंगिक विचार जो उनका वो है विकेंद्रित अर्थ प्रणाली, प्रोडक्शन प्रणाली।
वे केंद्रीकरण के तो हर जगह विरोधी थे, राजनीति में भी थे, आर्थिक विचार में भी वो केंद्रीकरण के खिलाफ थे। वे जानते थे कि जहां जहां केंद्रीकरण आता है वहां वहां हिंसा आती है। पावर जो होता है ना, केंद्रित पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। राज्य की शक्ति को वो बहुत भय की दृष्टि से देखते थे। ये बड़ा निर्भीक आदमी था, लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं राज्य की शक्ति को बड़े भय की दृष्टि से देखता हूं। उनके शब्द हैं। तो आर्थिक जगत में भी केंद्रीकरण के वे सख्त खिलाफ थे, और उसके साथ में उन्होंने ये बातें भी जोड़ दी थी कि जो कुछ हमारी आवश्यकता है मनुष्य की, वो विकेंद्रित तरीके से तो उत्पादित करें, अर्थात ग्रामोद्योग और ग्रामीण दूसरे जो एक्टिविटीज उसके थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ आपको सादगी और श्रम को भी स्थापित करना पड़ेगा। श्रम का सिद्धांत बहुत ज्यादा उनके विचारों में स्पष्टता आई, वो टॉलस्टॉय से आई। गांधी के जो टीचर्स हैं, गांधी जी के हम कह सकते हैं जो गुरु हैं, उनमें टॉलस्टॉय का, भारत के बाहर जो है उनमें से टॉलस्टॉय का स्थान बहुत ऊंचा है। और श्रम का सिद्धांत टॉलस्टॉय ने उनसे कम नामचीन व्यक्ति बुंदारेव्स्की किया। मेरा उच्चारण कुछ और गलत भी हो सकता है क्योंकि रशियन लैंग्वेज में बुंदारेव। टॉलस्टॉय ने बहुत स्पष्ट रूप से, उनकी एक किताब है व्हाट शैल वी डू देन, हम करें क्या, उसमें लिखा है उन्होंने कि प्रकृति के साथ संघर्ष करने में हम सब जुटे। हमारा बाकी का काम जो भी होगा, भले इंटेलेक्चुअल हो, हम डॉक्टर हो, व्यापारी हो, प्राध्यापक हो, तत्ववेत्ता हो, सब हो, लेकिन हमको श्रम करना ये ईश्वरीय कानून है, और जो उसका उल्लंघन करेगा उसको किसी न किसी रूप में सजा मिलेगी। और वो हम आज देख रहे हैं पर्यावरण के संकट के रूप में और अन्य संकटों के रूप में। तो गांधी के अर्थशास्त्र में श्रम का, मानवीय शारीरिक श्रम का एक बहुत बड़ा अडिग स्थान है। वो उनके आश्रम को अगर हम जो जानते हो, देखते हो, देखा होगा या जानते होंगे कि शरीर श्रम को उन्होंने बहुत अहमियत दी है और सादगी को भी दी है। धीरे धीरे अपने जीवन को सादगीपूर्ण में बनाते गए, और जब ये व्यक्ति इस धरातल से उठा दिया गया 30 जनवरी 1948 को, उसके बाद उनके जो कुछ पोजीशंस थे वे 17 थी, वे चीजें परिग्रह जब कह लीजिए 17 वस्तुएं थी केवल, जो आज भी सेवाग्राम आश्रम में कांच की पेटी में सुरक्षित रखी गई है देखने के लिए। उसका मूल्य उस समय के हिसाब से $2 था। तब रुपया और डॉलर का संबंध $1 यानी 70 रुपए नहीं था, करीब करीब समकक्ष रहा होगा। $2, मैन ऑफ द मिलेनियम। सादगीपूर्ण जीवन इतना उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था कि उनकी सेवाग्राम की जो कुटिया है उसमें उन्होंने पावर कनेक्शन भी दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि जब तक पूरे भारत के, उस समय 7 लाख गांव थे, हर गांव में जब तक बिजली नहीं पहुंचती तब तक मैं भी बिजली नहीं दूंगा। दरिद्र व्यक्ति के साथ में सामंजस्य और एकता, अंदर की बर्निंग डिजायर ने उनको कितना मजबूर कर दिया था। लेकिन आंतरिक जीवन हालांकि बहुत अंशों में प्रकट भी हुआ, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। इसलिए गांधी का अंतर जानना, उनकी जीवन दृष्टि को समझना, इस पे ज्यादा समय व्यतीत होना चाहिए, न कि उनके किसी भी जीवन के पक्ष को लेकर वाद विवाद में उलझ जाना। गांधी ने एक बात और स्पष्ट और भी कर दी कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने इस बारे में कहा कि मैंने ऐसा कोई उपद्रव नहीं किया है गांधीवाद, क्योंकि वाद से विवाद उत्पन्न होता है और सारी बातें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं।
और खास करके जब विद्वानों में वाद होता है तब दोनों ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। तब हमारे और आपके जैसे साधारण लोगों को निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इधर खड़े रहें कि उधर खड़े रहें। दोनों विद्वान, दोनों निस्वार्थ। हमारे ऋषि यास्काचार्य ने लिख दिया है इस बारे में, निर्णय दे दिया कि मम सत्यम युद्धम, मेरा ही सत्य है ये युद्ध का कारण। तो जो सच में सत्याग्रही होगा वो नम्रता की सीमा होगा। इसीलिए गांधी के आप जीवन के जितने सत्याग्रह उनको टटोलें, he was always ready for listening to others, in other words making compromise, not with the truth। लेकिन वो जैन मुनियों, जैन धर्म में जो 7 अंधे और एक हाथी की कहानी है उसके अनुसार, क्योंकि वो ऐसे अड़ियल टाइप के व्यक्ति नहीं थे जो बोले कि मैं अब काफी शुद्ध हो गया हूं, मैं काफी पवित्र हूं और मैं जो बोलता हूं वही सत्य है। वो फिर भी नम्रता की भूमिका कभी नहीं छोड़ते। इस व्यक्ति का क्या कहना है इसे भी तो सुनो, शायद ये व्यक्ति सत्य बोल रहा हो, चलो इसी को कोशिश करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। कईयों को मालूम हुआ जो इतिहास के जानकार हैं कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के सामने भी प्रस्ताव रखा था कि जिन्ना भाई तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। वो सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को मोल्ड करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इनके आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा पूरी नहीं हो सकती यदि हम उनका ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था उसके बारे में थोड़ी 2 मिनट चर्चा न करें। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी एक ऐसा सिद्धांत है जो कि कभी बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया नहीं गया। और ट्रस्टीशिप की कल्पना के अनुसार कौन सा व्यापारी या उद्योगपति हमारे ध्यान में आता है, ये बात करें तो सिवा जमनालाल जी बजाज के और कोई व्यक्ति सामने नहीं आता। ट्रस्टीशिप का उनका सिद्धांत कैपिटल और लेबर के बीच में का झगड़ा हमेशा के लिए मिटा देने वाला एक अद्भुत सिद्धांत है। आज उसकी मांग नहीं है, वो हवा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता है लेकिन हमको उसकी आकांक्षा नहीं। हमको आकांक्षा तो है पैसे की। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कहा गया है, उनसे पैसा छीन लेकर के बांटने वाली बात नहीं है, रॉबिन हुड थ्योरी नहीं है वो। इसमें ये बात है कि आप कमाइए जितना आप कमा सकते हैं, क्योंकि कमाने की कला हर किसी को अवगत नहीं होती है। कमाओ, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अपने पास उतना ही रखो जितना तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए आवश्यक। बाकी का वापस लौटा दो समाज को। समाज रिजर्वायर है, उनको जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो भाई। इनको अगर मर्सिडीज कार ठीक लगती है तो वो भी ले लो, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम धन को एकत्रित करते जाने के पीछे इतनी बेइंतहा हमारी दौड़ शुरू है। विमला ठकार जी का एक जगह बड़ा प्रसिद्ध वाक्य पढ़ा था कि सबकी दौड़ पैसे की तरफ है। वे कहती है कि हर असफल अमीर गरीब है और हर सफल गरीब अमीर है। दौड़ दोनों की पैसे की तरफ है। एक सफल हो गया तो अमीर बन गया, एक असफल रहा तो गरीब बन गया। ट्रस्टीशिप में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है। उनके सामने प्यारेलाल जी ने, डॉक्टर दांतवाला ने, प्यारेलाल जी और नरहरि भाई पारीक जैसे विद्वानों ने ड्राफ्ट रखा था, उसमें थोड़ा वो ठीक ठाक करके उन्होंने ठीक कर दिया। वो आज अवेलेबल है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ट्रस्टीशिप में केवल मानना मनाना इसका नहीं, उन्होंने कहा अगर नहीं होता है तो बिना मुआवजा दिए भी हम संपत्ति को अधिग्रहित कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की बात उन्होंने नशाबंदी के बारे में भी। तो गांधी के विचार बड़े ही क्रांतिकारी विचार थे। लोग कहते हैं कि वे एक स्वप्नदर्शी, यथार्थवादी नहीं थे। मेरा यह कहना कि उनसे ज्यादा यथार्थवादी कोई था नहीं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को बदलने के लिए किंचित भी तैयार नहीं।
अंदर कुछ है बाहर कुछ है, और हम अपनी पीठ थपथपाते हुए घूमते हैं। गरीबों के मसीहा बनते हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। टॉलस्टॉय के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं सिवा उनकी पीठ पे से उतरने। हम गरीबों की पीठ पर सवारी करते रहेंगे और लच्छेदार भाषण भी हम देते रहेंगे। आज का समाज इस प्रकार के कई गांधीवादियों से भरा हुआ है, और इसके कारण से जो नई पीढ़ी हमारे सामने आती है वो दिग्भ्रमित हो जाती है कि गांधी, ये व्यक्ति अपने आप को गांधीवादी कहता है, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो गांधी का नाम लेने वाला उसका शिष्य इस प्रकार का है तो गांधी भी तो अच्छा नहीं रहा होगा। गांधी की जो इमेज जाती है, रिफ्रैक्टेड इमेज थ्रू दीज गांधीयंस, आज चारों तरफ उसके उदाहरण है, किसी को निंदा करने की जरूरत नहीं, चारों तरफ उदाहरण है। सो कॉल्ड गांधीयंस की जो इमेज जा रही है वो नई पीढ़ी को गांधी को आजमाने के लिए तैयार नहीं। गांधी के साथ एक ट्रेजेडी है कि उसके अंधानुकरण करने वाले बहुत रहे हैं, उसका अंधा विरोध करने वाले बहुत रहे और हैं, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने वाले बहुत रहे। और क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी वो कैसे करेंगे? वे केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो कर पाएंगे ना, उस स्तर पर जाकर के तो नहीं सोच पाएंगे जिस स्तर पर गांधी सोचा करता था। तो हमारे सामने जितने भी गांधी के बारे में साहित्य और शायद these are only opinions which are based on the thinking capacity of that particular writer. हाँ, गांधी के खुद के शब्दों का अगर आकलन करना चाहें तो अलग बात है, बाकी उसका एनालिसिस करने में हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। गांधी के जो आर्थिक विचार हैं उसमें एक और ऐड करके शायद उतना उचित होगा, वो है साधन शुद्धि का विचार। एंड्स एंड मीन्स, प्योरिटी ऑफ एंड्स एंड प्योरिटी ऑफ मीन्स, दे आर कन्वर्टिबल टर्म्स गांधी के शब्दों में। जैसा साध्य होगा वैसे ही। आज भौतिक जगत में तो हम इसको मान लेते हैं सिद्धांत को कि आम की गुठली बोओगे तो आम का पेड़ निकलेगा, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम नहीं कैसा भी करेंगे तो भी अगर एंड सफल हो गया, हमारा जो साध्य मिल गया, तो साधन की तरफ क्यों ध्यान देते? छोड़ो छाड़ो उसको, कुछ मतलब। गांधी ने इसको नकार दिया, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण चौरी चौरा कांड में मिलेगा। छोड़ देते हैं उसका। लेकिन जब सारा देश एक तरफ था तब गांधी ने वो इतना सफल आंदोलन वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमको अहिंसा का सिद्धांत मेरा समझा नहीं, तुम अहिंसा को समझो। उनकी निंदा प्रस्ताव तक के अगले अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में पास होगी, इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन ये आदमी उन लोगों में से था जो कि डरता नहीं था। फियर को उसने निकाल दिया था। जो दैवी संपत्ति गीता में बताई गई है और प्रथम स्थान अभय को दिया गया है, ये व्यक्ति उसके बहुत निकट था। हमको किन बातों का फियर होता है? हमको सबसे ज्यादा फियर होता है मौत का, उसके अलावा गरीबी का, जॉब चले जाने का, आलोचना का, लोग क्या कहेंगे इसका, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मौत का डर, और इस आदमी की मौत जिस ढंग से हुई उसका भी निरीक्षण हम लोग कर लें कि मौत का, उसके पहले भी कई अटेम्प्ट उनके जीवन पे हुए थे, लेकिन मौत इसने सिक्योरिटी लेने से भी मना कर दिया, और उस डर को भी उन्होंने निकाल के बाहर किया था। तो जीवन के बारे में ये दृष्टि, मौत के बारे में दृष्टि, ये दोनों दृष्टियां इन्होंने अपने सामने रखी और वैसा जीवन जी करके बताया। मेरे मन में इसलिए आकर्षण पैदा होता है मित्रों कि दो बिंदु होते हैं, एक तो जन्म और दूसरा मृत्यु। दोनों अपने बस में नहीं होता, न जन्म न मृत्यु। विनोबा जैसे बिरले होते हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु का क्षण निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग मर्त्य जन जिनको हम कहते हैं, ये दोनों बिंदु उसके वश में नहीं होते। लेकिन गांधी जैसे व्यक्ति ने सिद्ध किया है कि इनके दोनों के ऊपर भले ही मेरा वश न हो, मेरा बस न चलता हो, तो भी इन दोनों के बीच का जो प्रवास है जिसे हम जीवन कहते हैं,
वो कैसा बिताना, इस पर निस्संदेह रूप से मेरी सत्ता चलेगी। और वो सत्ता उन्होंने चला करके बताई और एक साधारण व्यक्ति मोहनदास से महात्मा तक की ऊंचाइयों को पहुंचा, जो नोआखाली में हमने सबसे ज्यादा उनका विकसित होता हुआ, तेजी से विकसित होता हुआ हमने देखा। तो आज उनको हम स्मरण करें और आर्थिक विचार के अलावा बाकी के विचार जब भी हम करने बैठे तो पहले उनकी जीवन दृष्टि के ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात जरूर कर लें, क्योंकि टुकड़ों में कभी कभी ये बात हो जाती है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर पूरा गांधी समझें, पूरा उसका जो कोर है, पूरा गांधी तो नहीं कहूंगा मैं, दृष्टता होगी, लेकिन उसका जो कोर है, माइंड ऑफ गांधी, आर के प्रभु और उनके साथी ने लिखा है जो किताब माइंड, उसको माइंड को पकड़ो किसी भी व्यक्ति के, तो वो कैसा सोचता है तो पता लगेगा, और फिर इससे पता लगेगा वो क्या करेगा। गांधी के बारे में एक बड़ा टॉपिक आजकल चलता है विश्वविद्यालयों में और सब जगह कि गांधी होते तो क्या करते। ये बड़ा एक प्रिय विषय है लोगों का, लेकिन गांधी होते तो क्या करते ये कहना बहुत ही मुश्किल है। गांधी ने जो कुछ किया वो किसके बलबूते पे किया ये समझना जरूरी है, और वो उनका साधन था राग और द्वेष के ऊपर में विजय पाना। राग और द्वेष के ऊपर विजय पाने वाला व्यक्ति किस क्षण में क्या निर्णय लेगा और कृत्य करेगा ये समझना ज्यादा आसान होता है। उनकी ऊंचाई पर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन राग और द्वेष जो षड विकार हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर जो इस व्यक्ति ने बहुत अंशों तक किया। हालांकि अपने आप को अपूर्ण बोलते रहेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे अपनी अपूर्णताओं का दुखद भान है और इसी में मेरा सारा बल समाया हुआ है, क्योंकि अपनी मर्यादाओं को मान लेना, जान लेना मनुष्य के लिए दुर्लभ वस्तु। तो ये अपूर्णताओं से पूर्ण जो शरीर और जो षड विकार हैं इनको एक तरफ करते जाएं और विकारों को के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएं, तो काफी कुछ गांधी समझ में आएगा, उनके आर्थिक दृष्टिकोण और बाकी दृष्टिकोण समझ में आते जाएंगे। मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा, और अगर कुछ समय बचा हो और यदि प्रश्नोत्तर हो तो मेरी क्षमता के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि नहीं होगी तो स्वीकार करूंगा कि मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, जय जगत। धन्यवाद सर। महोदय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों में गांधी जी के आर्थिक विचार और जीवन दृष्टि हमारे समक्ष रखी है। मैं समझता हूं कि कुछ प्रश्न नहीं है, और आपने जो बातें बताई है गांधी जी के बारे में उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको एक बार मैं अधोरेखित करना चाहूंगा। आपने बताया कि मैन ऑफ द मिलेनियम, इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा गांधी जी है। इस प्रकार से आपने अपने भाषण की शुरुआत की। गांधी जी ने अपने बारे में जो बताया उसमें कुछ शब्द, मैं केवल सत्य का शोधक हूँ, ये भी बात मुझे प्रेरणादायक लगी। महात्मा जी ने अपने आप को बनाया, मतलब सेल्फ डेवलप किया, ये भी बात हमारे लिए, हमारे यंग लोगों के लिए एक प्रेरणादायी बात है कि अपने आप को खुद डेवलप करना चाहिए। प्रतिक्षण ईश्वर मुझे देख रहा है, ये भी बात हम लोगों ने समझने की आवश्यकता है। हम जो भी काम करते हैं, अच्छा बुरा, प्रतिक्षण ईश्वर मुझे देख रहा है, इस भावना से यदि किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसमें काम में सफलता अवश्य मिलेगी। गांधी जी का जीवन प्रार्थनामय था। प्रार्थना का भी अपने जीवन में कुछ न कुछ स्थान आज भी होने की जरूरत है। विशेषतः इस कोरोना पैंडेमिक में आप देख रहे हैं कि हर एक आदमी में कुछ निराशा आ रही है, तो प्रार्थना ही उसका एक उपाय हो सकता है। गांधी जी ने मनुष्य केंद्रित विचार रखे, खासकर दरिद्र मनुष्य को अपना केंद्र बिंदु समझा।
अहिंसा और सत्य के बारे में हमेशा पूरे दुनिया को मार्गदर्शन किया। अर्थशास्त्र के बारे में आपने कुछ चीजें बताई, उसमें मैं पहली बात जो है मैंने नोट की है वो है गांधी जी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ऐसी मशीनों के खिलाफ थे जो आदमी को रिप्लेस करना चाहती है, और आदमी में या पॉपुलेशन में यदि बेरोजगारी आती है तो उस टाइप के मशीनों के खिलाफ थे। केंद्रीकरण से हिंसा आती है और सत्ता से करप्शन आ सकता है, और अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्युटली, ये भी बातें आपने बताई। मैं समझता हूं कि ये भी बातें आज की जमाने में रिलीवेंट है। टॉलस्टॉय का आपने उल्लेख किया, उसमें श्रम करना यह ईश्वरी कानून है, और महात्मा जी ने भी शारीरिक श्रम को अडिग स्थान अपने मार्गदर्शन में दिया है। सादगी के बारे में भी आपने उल्लेख किया, महात्मा जी का पूरा जीवन ही सादगीमय था, ये सब लोग जानते हैं, उसकी भी आज जरूरत है, ऐसा मैं भी समझता हूँ। और मेरा ही सत्य है यह युद्ध का कारण है, यह भी बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो को समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि ईगो के कारण ही काफी समस्याएं आती है, और ईगो को त्यागने से काफी समस्याएं वही की वही सुलझ सकती है। ट्रस्टीशिप के बारे में भी आपने उल्लेख किया, और हम लोग गरीबों की पीठ पर सवार हैं, यह भावना भी सही मायने में आज के जमाने में भी शायद वो रिलीवेंट है। ज्यादातर काश्तकारों का हम देखें तो काश्तकारों की पीठ पर सारी दुनिया सवार है कि क्या, ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने यदि काश्तकारों के बारे में सोचा और अच्छे साधन उनके पास दिए, तो मैं समझता हूँ कि उनका जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। तो 45 मिनटों में आपने काफी कुछ गांधी जी के विचारों पर और उनकी जीवन दृष्टि पर प्रकाश डाला है। मैं भी समझता हूँ कि यह समय अतिशय कम है, लेकिन जिन लोगों में प्रेरणा जगी है, उन्होंने गांधी जी का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो पढ़ना चाहिए। मैंने भी एक बार 2 बार गांधी जी के जीवन चरित्र पढ़ा था, 12वीं की परीक्षा के लिए वो कंपल्शन था तो पढ़ा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अभी और रिवीजन करने की जरूरत है, और उनके विचार जो भी ग्रामीण जनता के लिए या ग्रामीण स्वराज्य के प्रति थे, वे विचार शायद आज भी रिलेवेंट हो सकते हैं। उस दिशा में हमने यदि प्रयास किया तो काश्तकारों का जीवन अच्छा हो सकेगा, या उनकी आय जो दुगुनी करनी है उस दिशा में कुछ मार्ग उसमें से भी प्राप्त हो सकेगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने आपका महत्वपूर्ण समय हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम के लिए दिया। उसके साथ किसान की जो टीम है उसमें निरीक्षा मैडम है, निरंजन देशपांडे साहब है, उन्होंने भी उनका प्लेटफॉर्म इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करा दिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको, और आज का कार्यक्रम का उद्घाटन जिन्होंने किया वो एडवोकेट शिवाजीराव माने साहब, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और संस्था के अध्यक्ष है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारा समय दिया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। माने साहब को विशेष नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।